ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो चुनाव से पहले सुपरफास्ट एक्शन मोड में हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोदी ने पूरा साउथ छान लिया। कल ओडिशा में थे, आज पीएम मोदी असम दौरे पर हैं, जहां उन्होंने राज्य को 11,600 करोड़ रुपए की सौगात दी है। पीएम मोदी ने आज जिन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, उनमें मां कामाख्या देवी, दिव्यलोक भी शामिल है। पीएम मोदी ने इस दौरान देश के विकास और विरासत की बात की। राम मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर अटैक किया और कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए अपने देश की संस्कृति के अपमान का ट्रेंड बनाया गया। अब पिछले 10 साल में काफी कुछ बदला है। मां कामाख्या देवी कॉरिडोर बन जाने के बाद ये नॉर्थ ईस्ट में पर्यटन का प्रवेश द्वार बन जाएगा। और विरासत पर हमारे इस फोकस का सीधा लाभ देश के नौजवानों को हुआ है। आज देश में पर्यटन और तीर्थ यात्रा को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। काशी कॉरिडोर बनने के बाद वहां रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बीते एक वर्ष में 8.5 करोड़ लोग काशी गए। 5 करोड़ से अधिक लोगों ने उज्जैन में महाकाल महालोक के दर्शन किए। 19 लाख से अधिक लोगों ने केदार धाम की यात्रा की है। अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। 12 दिन में ही अयोध्या में 24 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। मां कामाख्या दिव्यलोक बनने के बाद यहां भी हम ऐसा ही दृश्य देखने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे पहले आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत को पूरा नाप चुके हैं। दक्षिण भारत जहां बीजेपी कमजोर समझी जाती है, 131 सीटें हैं और कुल 29 सीटें अभी सिर्फ बीजेपी के पास हैं। वहां से भी बीजेपी गुंजाइश ढूंढ रही है, उम्मीद लगा रही है, क्योंकि 400 प्लस का टारगेट उसे हासिल करना है। नॉर्थ ईस्ट पर बीजेपी फोकस्ड है, जहां 25 सीटें हैं और 14 पर बीजेपी का कब्जा है। अब यहां पर कितनी सीटें बीजेपी प्लस कर पाती है, इसका मोर्चा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल लिया है। और समीर जी, जब जाकर कामाख्या कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, जब अयोध्या की बात कर रहे हैं, काशी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, तो हिंदू वोट को तो कंसोलिडेट कर ही रहे हैं, साथ ही आसपास की तमाम सीटों पर भी असर डालने की कोशिश है पीएम की। निश्चित रूप से देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जब मंदिर मिशन लेकर चलते हैं तो मंदिर जाने वाले जो हिंदू है उसके वोट संख्या बढ़ती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हिसाब से काशी का जिक्र किया, अयोध्या में मंदिर का निर्माण किया है, तो एक हिंदुत्व का एक जो वोट है, जो हिंदुत्व विचारधारा से जुड़े हुए जो हिंदू लोग हैं, वो इस बात को मानते हैं कि आज अगर हिंदुस्तान के अंदर मंदिरों का कायाकल्प हो रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी उसके ब्रांड एम्बेसडर है। और प्रधानमंत्री मोदी के कारण एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो बात की जाती है कि जो हमारे पुराने मंदिर रहे, सनातन के मंदिर रहे, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी फिर से बना रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक इस तरह का वोटर काफ़ी जुड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू मंदिर के नाम पर, मंदिर निर्माण के नाम से हम हमारा जो वोट बैंक है उसे बढ़ा सकते हैं। और इससे मतलब आंकड़ों में भी दर्ज हुआ है। 2009 के अगर आप चुनाव देखेंगे तो रेगुलर मंदिर जाने वाले जो हिंदू, उसके 25% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। 2014 में रेगुलर मंदिर जाने वाले 45% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग की थी। और 2019 के चुनाव में रेगुलर मंदिर जाने वाले 51% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया था। भारतीय जनता पार्टी के लिए आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से 25 लोकसभा सीटें आती है। और कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह और आसाम में 3 सीटें 2019 के लोकसभा में जीत चुकी थी। वहां पर घुसपैठियों की एक बड़ी समस्या रही है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बार आसाम के अंदर हेमंता के मुख्यमंत्री बनने के बाद और हेमंता को नॉर्थ ईस्ट का संयोजक बनाने के बाद 25 की 25 नॉर्थ ईस्ट की लोकसभा सीटें और खासतौर से आसाम की 14 की 14 लोकसभा सीटें जीतने की कोशिश कर रही है। और मुझे लग रहा है कि जब वहां पर जिस तरह से घुसपैठियों का इश्यू रहा है, तो वहां हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मुझे लग रहा है एक बड़ा वोट बैंक मोबिलाइज होगा। और भारतीय जनता पार्टी की वही कोशिश है। विकास के साथ प्रधानमंत्री मोदी मंदिरों का जिक्र कर रहे हैं। यह दोनों
भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाएंगे और उत्तर नॉर्थ ईस्ट के अंदर 25 लोकसभा सीटें में भारतीय जनता पार्टी इस बार 24 सीटें जीतने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, देखिए अगर आप वोट शेयर की बात करेंगे तो 2014 में जो वोट शेयर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का 32% था, वो 2019 के चुनावों में 56% हो गया और इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीदें नॉर्थ ईस्ट से हैं। 2014 तक नामो निशान बीजेपी का नॉर्थ ईस्ट में नजर नहीं आता था, लेकिन उसके बाद 8 में से 7 राज्यों में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। तो संगीत जी, नॉर्थ ईस्ट से तो आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा अगर आप पीएम के दौरे देखेंगे तो पीएम उड़ीसा भी गए, पीएम दक्षिण के राज्यों में भी गए। पीएम का फोकस उन राज्यों में है जहां बीजेपी सबसे ज्यादा कमजोर है, जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा काम करना है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने, मुझे लगता है कि 2024 का नैरेटिव सेट कर दिया है। और एक चीज मैं बार बार जिक्र करता हूं कि जो पार्टी नैरेटिव सेट करती है वो पार्टी इलेक्शन जीतती है। जो पार्टी नैरेटिव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करती है वो पार्टी इलेक्शन हारती है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल नैरेटिव सेट करते थे हमेशा और भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट करती है। आप बिहार में देखेंगे नीतीश कुमार नैरेटिव सेट करते थे और भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट करती थी। तो ऐसी स्थिति बनती है। जो पार्टी नैरेटिव सेट करती है, भारतीय जनता, ऐसा लगता था कि विपक्ष नैरेटिव सेट कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पूरे विमर्श को ही बदल दिया है और उन्होंने बहुत साफ किया। जो शुरू से भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का था, एक नारा था, राम और रोटी दोनों साथ साथ। ये बाइनरी में नहीं हो सकता कि राम आप राम को रखें और रोटी को गायब कर दें, या रोटी को रखें राम को गायब कर दें। तो आध्यात्म और आर्थिक विकास, ये दोनों देश के लिए बहुत आवश्यक है। आर्थिक विकास के बाद ही आपके सैनिक विकास, टेक्नोलॉजिकल विकास, ये सारी चीजें उसके साथ जुड़ जाती हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो पिच तैयार की है उसमें विकास का भी है और विरासत की बात भी है। और बार बार 2-3 दिन से ये कह रहे हैं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश की सांस्कृतिक धारा को अवरुद्ध किया, उसे छोड़ दिया और सिर्फ वोट के लिए छोड़ दिया। नहीं तो जिस काशी कॉरिडोर का विकास हुआ है, या महाकाल का विकास हुआ है, या अयोध्या धाम का हुआ है, इससे आप देखिए परिवर्तन क्या आया है, फुटफॉल्स कितने आए। पहले इन अयोध्या कोई जाता नहीं था। अयोध्या उनके लिए होता था जो बड़े बुजुर्ग लोग हुआ करते थे। काशी कौन जाता था? बुढ़ापे में लोग मोक्ष के लिए जाया करते थे। अब जो नौजुवक लोग जो है, उनको अपने तीर्थस्थलों के प्रति एक प्रेरणा जागी है, उनमें एक उत्साह जागा है। और ये उत्साह सिर्फ वह मंदिर तक नहीं रह गया है। अब ये अपने सांस्कृतिक बोध के बारे में, अपने स्वत्व के बोध के बारे में, अपने ऊपर एक सेंस ऑफ प्राइड अपनी सभ्यता और संस्कृति में है। जब आपके बारे में ये पता लगता है कि हमारे दादे, हमारे पुरखे कैसे थे, जब आपको लगता है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत कितनी भव्य थी, इस विरासत को आप देखेंगे प्रधानमंत्री हर कोने में ले जाकर के आ रहे हैं। आपने देखा होगा, हम पूरी दुनिया में हम पढ़ा करते थे ग्रीक डेमोक्रेसी, प्रधानमंत्री जी ने इस नैरेटिव को बदल दिया। G20 से पहले, 1 साल पहले से उन्होंने पूरा एक पार्लियामेंट में, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज द मदर ऑफ रिपब्लिक। ये जो नैरेटिव प्रधानमंत्री जी ने जो खड़ा किया है, मैं आपको और बात बताऊं, उन्होंने जो अयोध्या में अपने जो संभाषण किया, मैं कहता हूं उस संभाषण का आप बहुत लोगों के लिए अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन वो जो प्रधानमंत्री का उद्बोधन था, आप उसकी तुलना महर्षि अरविंद के उत्तरा पथ के भाषण से कर सकते हैं और स्वामी विवेकानंद के शिकागो पूरा के भाषण देश से आप कह सकते हैं कि आप उस संबोधन में आप देखिएगा पूरे भारत का आध्यात्म झलक करके निकल करके आ रहा है। और जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो देखिए, बात यहाँ महाराष्ट्र की भी कर लेनी चाहिए। एक तरफ उन मुश्किल राज्यों में पीएम का दौरा हो रहा है, पीएम उन मुश्किल सीटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र की राजनीति में भी उथल पुथल है। यहाँ धर्म और जाति की सियासत एक साथ चल रही है। बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी को घेरने की तैयारी कर रही है, लेकिन मराठा रिजर्वेशन के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे सरकार में मतभेद खुलकर सामने आ गया है। सीएम एकनाथ शिंदे ने मराठा समुदाय के आरक्षण देने का ऐलान किया तो उनकी ही कैबिनेट की मंत्री छगन भुजबल ने इसका विरोध किया। आज उन्होंने ये ऐलान कर सबको चौंका दिया कि उस मुद्दे पर 2 महीने पहले इस्तीफा दे चुके हैं। छगन भुजबल ओबीसी कोटे से मराठा समुदाय को आरक्षण का खुलकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा, यह आपको सुनवा देते हैं। विरोधी पक्षाचे काही अनेक नेते बोलतात,
माझ्या सरकारमधले सुद्धा नेते बोलतात. आता काल आणखीन एक काल परवा जण आहे तो काहीतरी बडबडला. त्याने सांगितलं या भुजबळला लात घालून मंत्रिमंडळाच्या बाहेर काढा. लात घालून भुजबळाच्या कमरेत लात घालून मंत्रिमंडळाच्या बाहेर हाकला. मला त्या सगळ्यांना विरोधी पक्षामधील, स्वपक्षामधील, स्वसरकारमधील सगळ्यांना मला सांगायचं, 17 नोव्हेंबरला ह्या ओबीसी एल्गारची पहिली रॅली झाली अंबडला, बरोबर. 17 नोव्हेंबर पहिली रॅली अंबडला झाली. आणि ऐका, 16 नोव्हेंबरला मी मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला. नोव्हेंबरला आणि मग अंबडच्या सभेला रवाना झालो. तो छगन भुजबल ने एक बड़ी बात कही. समीर मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं. समीर, छगन भुजबल जो कह रहे हैं इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या वाकई में इस्तीफा दे रहे हैं? वो वाकई में इतने नाराज हैं अपनी ही सरकार से? बिल्कुल, छगन भुजबल की नाराजगी उस समय से ही जाहिर होती रही है जब सरकार लगातार मनोज जरांगे पाटिल जो मराठा आरक्षण की लगातार आक्रामक है और वो सरकार एक के बाद एक उनकी बातें मानते जा रही है. तब से ही छगन भुजबल बार बार ये कह रहे हैं कि ओबीसी में घुसने की कोशिश जो है वो की जा रही है कुणबी सर्टिफिकेट के ज़रिए, और ये ओबीसी को कहीं भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ शैक्षणिक आरक्षण या नौकरियों में ही आरक्षण नहीं, बल्कि जो पंचायत समिति के जो चुनाव होते हैं उसमें भी आरक्षण लिया जाएगा. और ऐसे में ओबीसी समाज का जो व्यक्ति है वो कहीं भी मराठा समाज जो प्रगत समाज है वो उसके सामने टिक नहीं पाएगा. उसके चलते वो लगातार सभाएं कर रहे हैं. मनोज जरांगे पाटिल के खिलाफ वो खड़े तो हैं ही, पर साथ ही अपनी सरकार के खिलाफ भी फैसलों के खिलाफ खड़े नजर आते हैं. और इसीलिए उन्होंने कल जो अहमदनगर जो उनकी जिला नाराजगी है तो खुलकर सामने आ रही है, लेकिन जो महाराष्ट्र में चल रहा है, जैसे अलग अलग राजनीति धर्म, मराठा को लेकर और जाति को लेकर की जा रही है, समीर जी इसे समझाइए कि महाराष्ट्र की राजनीति में दरअसल चल क्या रहा है, या एनडीए की सरकार में दरअसल क्या चल रहा है? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा मराठा और ओबीसी की दो वर्चस्व की लड़ाई रही है. मराठा राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत सक्षम रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में. इसलिए में आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के 16 मुख्यमंत्रियों में से 12 मुख्यमंत्री मराठा हुए. शरद पवार खुद मराठाओं के सबसे बड़ा नेता रहे. अजित पवार मराठाओं की राजनीति करते रहे. शिवसेना के अंदर भी मराठाओं की बड़े नेता रहे. आप देख सकते हैं एकनाथ शिंदे मराठाओं की राजनीति करते रहे. उसी स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी ने देखा शुरुआत के दिनों में 1980 के बाद कि महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार के साथ मराठा जुड़े हुए हैं, 32% का जो मराठा का वोट बैंक है वह शरद पवार और कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को अपने साथ जोड़ा. गोपीनाथ मुंडे ओबीसी के नेता बने. उन्होंने ओबीसी समुदाय को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा और ओबीसी का बड़ा वर्ग मराठाओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया था. और कई बार महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि जब मराठाओं के हित की बात आती थी तो भारतीय जनता पार्टी के गोपीनाथ मुंडे और छगन भुजबल जो कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे राष्ट्रवादी के, वो इकट्ठा हो जाते थे ओबीसी आरक्षण को लेकर. तो मुझे लग रहा है कि वहां पर ये जो मराठा और ओबीसी की राजनीति चल रही है अब वह बहुत खुलकर आ गई. क्योंकि अब जब मराठा आरक्षण की बात हुई तो महाराष्ट्र सरकार ने कुणबी समाज का सर्टिफिकेट देने का मराठा को तय किया. अब ओबीसी को ये लग रहा है कि उनके आरक्षण में से ही आरक्षण मराठाओं को दिया जा रहा है कुणबी का, और ऐसे में उनका शैक्षणिक एजुकेशन और नौकरी का जो आरक्षण है वह कम हो जाएगा. और मुझे लग रहा है कि अब ये लड़ाई लंबी चलने वाली है. देखना होगा कि इस आरक्षण को क्या कोई कोर्ट में चुनौती देता है. अगर मुझे लगता है अगर कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई और कोर्ट से इसे मान्यता मिल जाती है तो निश्चित रूप से ओबीसी इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करेंगे. और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि मुख्यमंत्री उन्होंने मराठा बना दिया है, उप मुख्यमंत्री अजित पवार को बनाकर वित्त मंत्रालय दे दिया. ओबीसी के अंदर यह मैसेज जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मराठाओं को एक जरूरत से ज्यादा सम्मान पॉलिटिकली दे रही है, अपने पार्टी में स्थान दे रही है, ओबीसी को नजरअंदाज कर रही है. समीर जी इसे भी समझाइए, स्टंट है उनका, ये वाकई में वो इतने नाराज हो चुके हैं कि छोड़ देंगे? देखिए ना, छगन भुजबल ओबीसी की राजनीति करते रहे. उन्हें लगता है कि ओबीसी के नाम पर वो जीतते रहे और ओबीसी कम्युनिटी छगन भुजबल को अपना नेता मानती है.
छगन भुजबल जानते हैं कि इस समय अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो ओबीसी समुदाय में ये संदेश जाएगा कि छगन भुजबल मराठाओं के सामने और सत्ता के लिए उन्होंने घुटने टेके और मंत्री पद उन्हें प्रिय है, और इसी कारण वो कह रहे हैं कि मैं मंत्री पद पहले छोड़ चुका हूं। ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक है महाराष्ट्र के अंदर, छगन भुजबल हो चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस से कुछ अन्य नेता हो, और कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे छोड़ नहीं सकते, और खास तौर से छगन भुजबल जो हमेशा से ओबीसी की राजनीति करते रहे, उन्हें छोड़ना मुश्किल होगा। वैसे स्थिति मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के लिए, जो मराठाओं की राजनीति करते रहे, उन्हें मराठाओं को भी छोड़ना मुश्किल होगा। तो मुझे लग रहा है 2024 के चुनाव में और उसके बाद लोकसभा विधानसभा जब चुनाव होंगे, वहां पर जाति की राजनीति बहुत तेजी से बढ़ेगी। ओबीसी बनाम मराठा की राजनीति महाराष्ट्र के अंदर मुझे लग रहा है अब खुलकर होने वाली है। लेकिन फिलहाल इसे दूसरे नजरिए से अगर संगीत जी देखा जाए तो 3 नेता हैं और तीनों ही नेता अलग अलग राजनीति कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे मराठा राजनीति कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस धर्म की राजनीति कर रहे हैं, राम के मुद्दे पर सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ओबीसी अगर बच रहा है तो ओबीसी के लिए छगन भुजबल तैयार होना। एक छोटा सा बस इस पर रिएक्शन दीजिए। देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जिसमें मराठा नेतृत्व, साथ में ओबीसी का नेतृत्व, और मराठा और साथ में जो है वो मुख्यमंत्री, ये उप मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस, ये कॉम्बिनेशन बहुत, एक सामाजिक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। लेकिन छगन भुजबल को ऐसा लगता है कि यदि मराठा का आरक्षण मिलता है तो वैसे में जो रियल ओबीसी जो हैं उनके आरक्षण में कटौती आ जाएगी, और इसी कारण से वो अपने राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए ये पूरी कवायद कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि भारतीय जनता पार्टी इस कंट्राडिक्शंस को कैसे हैंडल करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में जो उथल पुथल है वो तो जरूर देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया समीर जी और संगीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।